आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हमने सेट्स। ठीक है, और इसमें हम इसके एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। तो क्लास 11 चैप्टर 1 नाम है सेट, इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2 हम इस वीडियो में पूरे ही कवर करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स एंड क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन वीडियो बनाई थी, जो आपने जरूर देख ली होगी और मुझको पूरी उम्मीद है कि वो सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं उन बातों से आगे। तो उस पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट की कुछ फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और भी कुछ बातें मैंने वहां पर सीखी थी। अब हम चलते हैं सेट के टाइप्स टाइप्स पर। सेट के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। कुछ टाइप्स हम सेट के इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, कुछ हम आने वाले एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं फिलहाल आपको पहले थोड़ा सा बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1। सबसे पहले पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छी बात है, एक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सेट की दुनिया में एक अलग ही रोल है अपना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट। तो ये तीन मेन टॉपिक हमारे इस वीडियो में रहने वाले हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इक्वल सेट्स। इसके बाद मैं आपको दो सेट्स के बारे में और बताऊंगा, जिनमें से पहले का नाम है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, और दूसरे का नाम होगा इक्विवेलेंट सेट। हालांकि ये अब हमारी एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है, पहले ही सिलेबस में होता था, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं आपको बता कर चलूंगा क्योंकि आगे इनके कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो मेन हमारा एनसीईआरटी का यूट्यूब रहेगा, और हाँ, साथ में इनके ऊपर जो डिपेंड एग्जाम्पल्स होंगे वो भी हम करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट, उसके एग्जाम्पल्स, और फिर 2 मिनट का काम और रहेगा आगे का, सिंगलटन सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो ये मैंने आपको इस वीडियो का एजेंडा बता दिया है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे की बातों को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज एम्प्टी सेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, वॉइड सेट, वॉइड सेट, और एक नाम और भी होता है इसका, नल सेट। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर नाम तो इसका एम्प्टी सेट ही है, लेकिन आपको वॉइड सेट भी याद रखना है, नल सेट भी याद रखना है, किसी भी नाम से हम इसको पुकार सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट, तीन नामों से इसके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्पल्स में। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी सेट, ये सब नाम से ही क्लियर है। अच्छा, हमारे सिलेबस में डेफिनेशन कोई नहीं आती, चैप्टर भले थ्योरेटिकल हो मगर डेफिनेशन नहीं आई कोई भी, बस आपको पता हो कि एम्प्टी सेट होता क्या है, ठीक है। तो अब एम्प्टी सेट की फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ तो लिखने के लिए चाहिए हमको। तो ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट is said to be empty set। तो empty set क्या होगा, a set containing no element, empty नाम से स्पष्ट है, खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेट। empty set मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक है। तो a set containing no element is said to be empty set। empty set is denoted by, अच्छा, empty set को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, याद रखना, empty set is denoted by, empty set is denoted by, ये सिंबल आपको पता होगा, फाइव। या तो एम्प्टी सेट को हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, या फिर सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस खाली, कुछ इसके अंदर लिखना नहीं है, क्योंकि नाम एम्प्टी है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। तो एम्प्टी सेट का मतलब एम्प्टी, कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी कोई एम्प्टी सेट होगा, उसको हम किससे शो कर देंगे, एम्प्टी सेट को हम किससे शो करेंगे,
किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 5 से या फिर करली ब्रेसेस से। ठीक, अब एम्प्टी सेट के बारे में कुछ बातें समझते हैं। पहले तो नंबर एक बात कि जब ये एम्प्टी सेट है, देखो सबसे पहले बात बताऊंगा, एम्प्टी सेट अगर ये है तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक पर्सन मन में आता है कि ऐसा फिर हुआ ही क्यों, कि इसको सेट बनाया क्यों है जब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। समझ में आया ना बात, क्योंकि जो सेट की डेफिनेशन है क्या है, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट टू बी सेट। लेकिन जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो सेट को बनाया ही क्यों है। तो समझते हैं इस बात को पहले एक एग्जांपल के साथ। तो ये एग्जांपल हमारा दोनों काम करेगा, इससे हमको एम्प्टी सेट समझने में सहायता मिलेगी और ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल भी होगा। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, फिर भी मैं लिख लेता हूं। मान लो कोई सेट है ए और ये उस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं मैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये सब बातें हमने पढ़ ली है पहले 1.1 में। एक्स कैसा है, जो बिलोंग करेगा एन से, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड एक्स जो है वो 6 और 7 के बीच में हो। अगर हमको ये लिख दिया किसी ने, मान लो कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जो है वो बिलोंग तो किससे करे, एन से, नेचुरल नंबर के सेट से, ठीक है ना, और 6 और 7 के बीच में हो। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसको अगर मैं ये कहूं कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे भाई। 6 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा होता है, कोई नहीं होता। तो मतलब दिस इज एम्प्टी सेट। तो इसलिए एम्प्टी सेट को हमने क्या कहते हैं कि बनाया है, कि मतलब एम्प्टी सेट क्यों आया है, क्योंकि जब कुछ अगर इस तरह की सिचुएशन कभी आ जाती है तो एम्प्टी सेट या तो इसको हम ऐसे लिखेंगे या फिर इसको हम फाई लिखेंगे। ठीक, कुछ लोग क्या मतलब कई बार बच्चे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं अपने आप ही कि अगर ये लिखा हुआ है ये, तो दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ब्रेसिस के अंदर आपने एक एलिमेंट लिख दिया, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी मतलब एम्प्टी। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी एम्प्टी सेट है, फाइव लिखा हुआ है तो भी एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर फाइव को आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इन बातों में कि अगर हमने एम्प्टी सेट, अगर हमने ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिया तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा, नहीं, ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि यहां भी ब्रैकेट के अंदर हमने 0 लिख दिया है, तो एलिमेंट तो है ना इसके अंदर, चाहे वो कुछ भी हो भले ही। तो एम्प्टी मतलब एम्प्टी। ठीक, तो ये एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल हो गया। और ये एम्प्टी सेट को हम डिनोट किससे करते हैं मैंने वो बता दिया आपको, और एम्प्टी सेट जनरेट क्यों आए वही मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो देखते हैं एम्प्टी सेट के ऊपर एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे हम। तो अब एम्प्टी सेट के ऊपर देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लो मैं आपसे कहूं x such that x belongs to x such that x, ठीक है, is a letter, x such that x is a x such that x is a letter which comes after z, z के बाद जो आता हो वो लेटर बता दो मुझे आप कौन सा होगा। x such that x is a letter in English alphabet, यहाँ पे आप पूरा लिख लेते हैं अगर हम, in English alphabet, in English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में आने वाला वो लेटर जो जेड के बाद आता हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो दिस सेट इज एन एम्प्टी सेट, मतलब कि फाइव लिख सकते हैं या फिर सिंपल ब्रैकेट। आपको एक ही यूज करना है, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर मैं भी कोई एक यूज करूंगा, या तो फाइव या फिर खाली ब्रैकेट। ठीक, तो इन सभी सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सभी सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं C इज इक्वल टू x such that x is an even prime number greater than 2, even prime number greater than 2। तो क्या तुम मुझको बता दोगे क्या कि 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कौन सा है। देखो इवन और प्राइम दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है 2, सिर्फ एक मात्र 2 ही होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। तो दिस इज एन एम्प्टी सेट, मतलब कि सी भी क्या होगा, 5। तो ये मैंने आपको एम्प्टी सेट की डेफिनेशन, एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन की किस रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह के सेट्स को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि एम्प्टी सेट को लेकर हम आगे भी आने वाले एक्सरसाइज में, बल्कि अगले चैप्टर में भी इस बातों को, बल्कि 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी जो लास्ट चैप्टर है, तो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी में भी कई बार हमको पढ़ने के लिए मिलेगा एम्प्टी सेट। तो इसलिए आपको एम्प्टी सेट की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से पता हो। ठीक है,
तो नोट करेंगे तुरंत, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी बिल्कुल अपने नाम की तरह एकदम क्लियर है। क्यों? फाइनाइट मतलब जो निश्चित हो, जिसको हम फाइनाइट मतलब गिन सकते हो, जो काउंटेबल हो, सिंपल सी बात है, जो काउंटेबल हो। तो जिस सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। और कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम कभी गिन नहीं सकते, डज नॉट काउंटेबल, वो काउंटेबल नहीं होंगे, कैन नॉट बी काउंटेबल, तो उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ये भी अपने नाम से क्लियर है, डेफिनेशन आती नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं ए सेट कंसिस्ट, ए सेट क्या बोलेंगे, ए सेट कंसिस्ट रखता है डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ definite number of elements, definite number of elements is said to be finite set, is said to be finite set। और इसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह में डिनोट किससे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ए सेट कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। या फिर इफ ए सेट एलिमेंट विच इज काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हो, तो भी वो क्या होगा, फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि जो जिस सेट के एलिमेंट काउंटेबल नहीं होते, मतलब कि फाइनाइट नंबर नहीं होते, उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जिसके फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट। तो देखते हैं एक एग्जांपल, सेट ऑफ लेटर्स मैथमेटिक्स, MATHEMATIC, मैथमेटिक्स के जो लेटर्स हैं उनका जो सेट बनेगा, मान लो मैंने उस सेट को बोल दिया ए, तो ए इज इक्वल टू इधर क्या होगा M, या ए छोड़ो, मैंने उसको बोल दिया X, तो MATH, ठीक है। और इसके बाद में क्या आएगा E के बाद में M आ चुका, A आ चुका, T आ चुका, ICS। तो मैथमेटिक्स के जितने भी लेटर्स हैं उनका जो सेट है वो ये बन के आ गया। तो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? क्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, यस दिस इज 8। तो इसके अंदर 8 एलिमेंट है, तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ये एलिमेंट फाइनाइट नंबर में है, मतलब ये काउंटेबल है। समझ में आ रही होंगी आपको बातें। और एक बात और, इसको इस तरह लिखते हैं हम NX, मतलब NS का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन X। NS का पूरा मतलब क्या होता है, NX का पूरा मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जो भी सेट लिया हुआ है ABC X। तो यहाँ पर NX क्या है, 8, क्योंकि हमने NX मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट को काउंट कर लिया है, तो वो 8 है। तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट। ये बात समझ में आ गई होगी आपको बिल्कुल इस तरीके से। इसी प्रकार जो इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। N सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या हम नेचुरल नंबर में के सेट में जो एलिमेंट हैं उनको काउंट कर लेंगे? क्या नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताए थे, n हुआ या z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर हुआ, या फिर क्या कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर हुआ, या फिर सेट ऑफ क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर हुआ, या फिर सेट ऑफ इरेशनल नंबर हुआ, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर हुआ। इस तरह के इवन नंबर्स का सेट हुआ, ओड नंबर का सेट हुआ, प्राइम नंबर का, ये सब कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते हैं वो तो बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं उनको बोलते हैं फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट के जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं ऐसे, NS इज इक्वल टू 8। और हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा, इसको हम किसी सेट की बोलते हैं कार्डिनल नंबर। हालांकि हमारी बुक में नहीं आएगा, लेकिन अदर बुक में दिया हुआ है, कंप्यूटर वगैरह में आ जाता है क्या, कि इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है। तो कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ये भी आप लोग ध्यान रखें कि NS का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट X, और इसकी जो वैल्यू है, जो सेट के अंदर एलिमेंट है, उसको बोलते हैं इस सेट का कार्डिनल नंबर। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो ये मैंने आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बता दिया है। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। और देखो, आपको ये बातें बहुत अच्छी तरह समझनी है, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में ये सब बातें जो क्वेश्चन हम करेंगे ना,
वो हम तभी कर पाएंगे जब हमको रटा हुआ कुछ नहीं होगा, सब कुछ समझा हुआ होगा, फील करा हुआ होगा कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, या फिर इससे पहले क्या बताया था मैंने, एम्प्टी सेट, ये सब चीजें क्या होती हैं। जब आपको हमको अच्छी तरह इनके बारे में पता होगा तो ही हम उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आने वाले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में एक दो बातें और बतानी है। नंबर वन, नोट डाल के आप लोग नोट कर लेंगे कि जो फाइव होता है ना, जो एम्प्टी सेट होता है, जब बताओगे कि फाइव को हम क्या सेट बोलेंगे, फाइनाइट या इनफाइनाइट। फाइव इज ए फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि फाइव के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? फाइव के अंदर के एलिमेंट को हम गिन पाएंगे क्या? हाँ गिन पाएंगे, होता ही नहीं है, जीरो होते हैं। मतलब अगर फाइव है तो नंबर ऑफ फाइव कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइव जीरो होगा ना। तो ये तो फिक्स है यार, फाइनाइट है, गिन तो लिया ना मैंने इसको, जीरो है। तो फाइव इज ए फाइनाइट सेट, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ फाइव इज इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, जो ये सेट है ना सारे ये वाले, एन, जेड, आई, ठीक है, डब्ल्यू, इस तरह के सेट को, इस तरह के जो भी सेट होंगे, एन, जेड, आई, डब्ल्यू, इस तरह के सेट को हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में पूरा नहीं लिख पाएंगे। कैन नॉट बी डिस्क्राइब, कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। जैसे मैंने अभी लिखा है तो मैंने देखो कॉमन आगे छोड़ दिया ना, ये रोस्टर फॉर्म पूरी थोड़ी है उसकी। रोस्टर फॉर्म मतलब ये पूरी अगर इस तरह बन गई, डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म, तो हम इनफाइनाइट सेट को, मतलब कहने का मतलब इनफाइनाइट सेट को, इस तरह के जो सेट होते हैं ये वाले, या इनफाइनाइट सेट को, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट तो जाएगा ना, उसको हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोग ध्यान रखना कि फाइनाइट सेट की जो क्या कहते हैं कि जो फाइव होगा वो एक फाइनाइट सेट होता है, और इस जो ये मैंने लिखा है आपको एन, जेड, आई वगैरह, इन सेट को हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक बात हो, हालांकि वो बात यहाँ की तो नहीं है, टॉपिक के लिए फिर बताऊंगा। कई बार हम जल्दबाजी में लिखते टाइम, या आप लोग क्या कर दोगे, सेट 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट ऐसे लिख देते हैं हम लोग कि 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो याद रखना, सेट का जब हम सिंबल लिखते हैं ना, सेट का, तो उसके अंदर इनफाइनाइट नहीं लिखते, बस ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ, अगर आपको नेचुरल नंबर को कभी इस तरह लिखना हुआ बिना सेट के, कि देखो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 कहां तक है, अप टू इनफाइनाइट, जैसा क्लास 10th लिखते थे एपी में, कि कोई एपी चल रही है मान लो इस तरह से, 3 + 2 5, 5 + 2 7, और एपी कहां जा रही है मान लो इनफाइनाइट तक, तो वहां तो हम लिख देते थे। लेकिन अगर आपको सेट में बंद करना है ना इसको, सेट के अंदर, तो सेट के अंदर ये सिंबल नहीं लिखा जाता, ये लिखना है एक स्टैंडर्ड होता है, नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे याद रखना, सेट के अंदर कभी भी आप ये सिंबल मत लगा देना, सेट के बाहर आप लगा सकते हैं, ठीक। तो इन बातों को नोट करेंगे तुरंत, और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब पहले हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 मेरे पास 4 5 पार्ट है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इन सेट को पढ़ना है और बताना है कि फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। तो शुरू करते हैं एग्जांपल 6, जहां आप सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, या अपने बुक में देख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन कहता है x such that x belongs to n and x minus 1 x minus 2 is equal to 0। तो x such that x belongs to n, x such that x belongs to n and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। इस बात का मतलब ये है कि x जो है वो बिलोंग किससे करता हो, n से, मतलब नेचुरल नंबर हो, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे पहले, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करते चलो। तो हमने पहले इक्वेशन लिखी यहाँ पर, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हैं, दोनों को रखेंगे 0 के इक्वल। पहला फैक्टर 0 के इक्वल, दूसरा फैक्टर भी 0 के इक्वल। इससे x की वैल्यू 1 और इससे x की वैल्यू 2। तो इक्वेशन के रूट्स तो आ गए। अब देखते हैं कि मुझे बिलोंग कौन कौन करते हैं n में। तो बोथ आर बिलोंग्स टू n, दोनों ही n से बिलोंग करते हैं। 1 बिलोंग्स टू n, तो 2 बिलोंग्स टू n, तो मतलब दोनों ही इस सेट के मेंबर होंगे। तो अगर मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, 1, ठीक है, और 2। याद रखना, अगर यहाँ पर कोई नंबर नेगेटिव आता या फ्रैक्शन में आता, पॉइंट में आता, तो वो हम यहाँ पे ना लेते, क्योंकि बिलोंग टू n नहीं करेगा फिर वो नंबर। तो दिस इज फाइनाइट सेट, क्योंकि अगर मैं इस सेट को a नाम दे दूं तो नंबर ऑफ a इज फाइनाइट, दैट इज 2। 2 एलिमेंट्स आर देयर इन एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है सेट ए के अंदर, तो क्या होगा, दिस इज फाइनाइट सेट। वैसे इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज
फाइनाइट सेट, दिस इज क्या होगा, फाइनाइट सेट। ठीक, चलो जी देखते हैं सेकंड पार्ट। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बातें समझ में अच्छी तरह आ रही होंगी, फिर भी अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं मेरे को। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, सेकंड पार्ट में क्या आता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां भी हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करके जो वैल्यूज n में बिलोंग करेगी उन्हीं को कंसीडर करेंगे और फिर देखेंगे कि सेट कैसा है। ठीक, तो शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग कभी सोचते होंगे बार बार कि मैं इस तरह से कभी कभी आगे जाता हूँ ना और आगे जाके कुछ देख के आता हूँ इधर। तो इधर क्या है कि एक्चुअल में कई बार ऐसा हो चुका है कि जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो कैमरा अपने आप ही पता नहीं कुछ सिस्टम हो जाता है, ऑटोमेटिक अपना बंद हो जाता है, मैं यहाँ बोलता रहता हूँ और वीडियो बंद। बाद में पता चलता है कि यार ये वीडियो तो 20 मिनट तक की शूट हुई, आगे कितना था अपना ही बोलता रहा अकेला। कुछ सेटिंग दी हुई है इन्होंने इस कैमरे के अंदर, तो इस वजह से मेरे को, मैं कई बार जाकर चेक कर लेता हूँ बीच में कि हाँ चल रहा है नहीं चल रहा है। तो कई बार बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो चुका है। एक्चुअल आपको पता नहीं होगा कि 1 घंटे की अगर वीडियो कोई बनाई है ना, अगर कोई 1 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड की है तो उसे 1 घंटे की वीडियो के पीछे मेरे 4 घंटे लगते हैं। ये पता होगा उन लोगों को जो बनाते हैं वीडियोस, जो आजकल तो क्या बच्चे बच्चे रील बनाते हैं, सबको पता ही होगा। पहले देखो, पहले उस सब वीडियोस का कंटेंट तैयार करना कि हाँ इतना कंटेंट मेरे को पढ़ाना है इस वीडियो के अंदर, टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है ना, कि इतने टाइम के अंदर मैं अपनी बातों को पूरी किस तरह बताऊं कि सामने वाले बच्चे समझ सकें। क्योंकि मैं आपको फिजिकली तो पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम के अंदर, जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो वहां पे पढ़ाने की स्ट्रेटेजी कुछ अलग होती है, इस तरह से अलग होती है, ताकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन सब टॉपिक को बता सकूं। तो पहले मेरे को सारा प्लान करना पड़ता है, फिर इसको शूट करना, फिर ये कभी कभी आप देखते होंगे एडिटिंग वगैरह, वॉइस ओवर करना, बैकग्राउंड नॉइस हटाना, तो उस काम में काफी टाइम लग जाता है अपलोडिंग तक। 1 घंटे की वीडियो का मतलब है 4 घंटे, तीन तो कहीं नहीं गए। ठीक, तो इसलिए ये सारा टाइम मेरा खराब ना हो, तो इसलिए बार बार जाके पीछे देखना पड़ता है एक बार। चलो, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां पर जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, क्लास 10 में पढ़ा था आपने, प्लस माइनस रूट 4, क्योंकि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एट मोस्ट 2 रूट, तो प्लस माइनस 2। तो इस इक्वेशन के रूट तो 2 ही आए हैं, +2 एंड -2। इस इक्वेशन के रूट तो 2 ही आए हैं, +2 एंड -2। लेकिन सेट से कौन बिलोंग करेगा, अगर मैं सेट को बी बोल देता हूं तो सेट से क्या दोनों बिलोंग करेंगे। तो सेट की मैंने ये वाली जो कंडीशन थी अप्लाई कर दी, अभी ये रह रही है बिलोंग्स टू एन। क्या 2 बिलोंग करता है क्या एन में, यस करता है। -2 बिलोंग करता है क्या एन में, ये नहीं करता है। तो सेट के अंदर कौन जाएगा, सिर्फ 2, सेट के अंदर कौन जाएगा 2। तो क्या ये फाइनाइट सेट हुआ, हाँ दिस इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि हमने एलिमेंट गिन लिया ना, एक एलिमेंट है, दिस इज फाइनाइट सेट। ठीक, दिस इज फाइनाइट सेट। तो वैसे तो ये फाइनाइट सेट है, लेकिन आपको बताऊंगा, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में हम 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, सिंगलटन सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो एक्चुअल में ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। एक एलिमेंट मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा 1 लिखा हुआ हो, एलिमेंट एक ही हो, भले ही वो कुछ भी हो, 5 हो, वो कुछ और हो, एल हो, एक ही एलिमेंट अगर है तो बोलते हैं सिंगलटन एलिमेंट। ये हमारे कोर्स से फिलहाल हट गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी सिंगलटन सेट इज ए फाइनाइट सेट, बिकॉज सिंगलटन सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। तो इन बातों को नोट करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के पार्ट नंबर 3 पर। तो सिंगलटन सेट को हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे वैसे एक बार, कई बार एग्जाम में, वैसे अब तो नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन अदर बोर्ड्स के बच्चों के लिए जानना जरूरी है। तो थर्ड में क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। थर्ड पार्ट में क्या रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये भी n से बिलोंग करता है, सच दैट 2x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 2x - 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल कर दें, तो यहां से मेरे को लगता है कि वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 1/2। और क्या 1/2 बिलोंग करता है क्या n से, क्या 1/2 बिलोंग करता है क्या n से, नहीं करता, 1/2 बिलोंग्स टू n। तो ये क्या हुआ, ये हुआ है, देखो ध्यान से, एम्प्टी सेट। अगर मैं इसको c बोल दूं तो सेट c इज इक्वल टू कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, एक रूट होगा इसका, तो एक रूट निकल के आ गया, लेकिन वो n से बिलोंग नहीं कर रहा, तो दिस इज एम्प्टी सेट। और ऑल एम्प्टी सेट आर फाइनाइट सेट, तो दिस इज ए फाइनाइट सेट।
दिस इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो, नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो। चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट। कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम। ठीक है, d मैंने d मान लिया, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम, एंड x इज प्राइम मतलब प्राइम नेचुरल नंबर कह रहा है, कुल मिला के प्राइम भी हो नेचुरल भी हो, तो ऑब्वियसली बात है ये तो इनफाइनाइटी बनने वाला है। ये प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर कौन कौन से, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, चाहे जितने मर्जी लिखवा लो, इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। इसी तरीके से पांचों क्वेश्चन आप अपना आप कर लेंगे। x such that x belongs to n and x is odd, x एक odd नंबर है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो सारे odd नंबर आएंगे 1 3 5 7 9 अप टू इन्फिनिटी। तो सारे odd नंबर, ये सेट भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो इसी के साथ हमारा यहां तक का जो टॉपिक है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट की टॉपिक खत्म हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वल सेट। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स के बारे में। तो इक्वल सेट्स में ऐसा नहीं है कि दो ही सेट इक्वल होते हैं, टू और मोर सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। दो सेट्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, या फिर दो से ज्यादा सेट्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, जब उन सभी में सेम एलिमेंट हो। जो एलिमेंट पहले सेट में है वही सभी एलिमेंट अगर दूसरे सेट के अंदर है तो सेट्स को बोलते हैं इक्वल सेट। लेकिन हमारे लेवल पर हमको सेट दो ही मिलने वाले हैं, तो हम दो ही सेट्स के पॉइंट से बात करेंगे कि टू sets A and B, two sets A and B are equal if they have exactly same element, जो एलिमेंट, जितने एलिमेंट पहले में हो वही एलिमेंट, उतने एलिमेंट दूसरे में हो, तो बोलेंगे उनको हम इक्वल सेट। and is denoted by और अगर दो सेट कभी इक्वल हैं तो उनको लिखते हैं कैसे, A इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट इक्वल में क्या लिखते हैं, सिंपल बात है, A इज इक्वल टू बी। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, फॉर गिवन एग्जांपल क्या है। मान लो एक सेट A लिखा हुआ है और A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4। एक सेट और लिखा हुआ है B, उसके अंदर एलिमेंट है 4 2 और ये, ठीक है। तो क्या ये और भी इक्वल होंगे, देखो जो एलिमेंट A में है वो सेम टू सेम B में हो, और जो एलिमेंट B में है वो सेम टू सेम A में हो, भले आगे पीछे हो, क्योंकि ऑर्डर तो मेंशन नहीं करते, इतना जरूरी हो यहाँ पर कि जो एलिमेंट A में वही सेम एलिमेंट B में, तो बोलेंगे इनको हम इक्वल सेट। तो क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है तो A इज इक्वल टू B, यानी कि A और B आर इक्वल सेट। ठीक, तो इक्वल सेट होने के लिए दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है, अगर कभी इन केस ऐसा हुआ कि A इज इक्वल टू ABC, A इज इक्वल टू कितना हुआ अगर ABC, और B इज इक्वल टू अगर हुआ ABCQ या ABCD, तो दे आर नॉट द इक्वल सेट, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट B, बट ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट B आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट A। A के सभी एलिमेंट B में तो हैं, मगर B के सभी A में नहीं है, दोनों के होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कहीं कभी आप केवल एक के देख लो, A के सारे B में हो, B के सारे A में हो, तभी उनको इक्वल बोलेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल, A इज नॉट इक्वल टू B। तो यही थी केवल इक्वल सेट की डेफिनेशन। इक्वल सेट के लिए इतने हमको पढ़ना था। एक बात मैं आपको इक्वल सेट के बारे में और बताऊंगा, इक्वल सेट्स के बारे में अभी मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसके बिना हमको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस बात को मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। पहले जरा हम इक्वल सेट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं अपने एनसीईआरटी के बुक के। हाँ, एग्जांपल 7 एंड 8 मेरे पास है जो हम अपने एनसीईआरटी बुक से करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ बात बताऊंगा इक्वल सेट के बारे में। तो पहले आप इसको नोट करेंगे तुरंत। चल, तो एग्जांपल 7 और 8 को करके ना हमको इक्वल सेट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये बात बताऊंगा, एक्चुअल में ये बात मेरे को बतानी ही बाद में ही है, ताकि आप इक्वल सेट
क्योंकि इस बात को बताने के लिए ना इक्वल सेट्स को समझना बहुत जरूरी है। पहले इक्वल सेट समझते हैं एग्जाम्पल में, फिर मैं आपको ये बात बता पाऊंगा ठीक से। तो कह रहा है कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। तो ये है एग्जाम्पल 7, क्वेश्चन आपके सामने है। तो सेट ए है, ए के अंदर एलिमेंट है सिर्फ 0। फिर है सेट बी, बी के अंदर है x सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड आल्सो x लेस देन 5। फिर क्या आता है c, c इज इक्वल टू x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर d भी एक सेट दिया हुआ है इसने, d सेट है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड e x such that x is an integral positive root of the equation और इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 सेट उसने हमको दिए हुए हैं और हमको इन पांचों सेट में चेक करना है कि कौन कौन सेट आपस में इक्वल है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, ए बी सी डी को आपस में सबको चेक करना है कौन कौन से इक्वल है। थोड़ा मुश्किल काम है, बहुत ईजी है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल काम मगर बहुत ईजी है। तो देखो इक्वल सेट करने के लिए ना सबसे पहले आपको इन सबकी रोस्टर फॉर्म चाहिए होगी, सबकी रोस्टर फॉर्म। इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए। सबको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद ही हम अच्छे से पता पाएंगे कि ये कौन कौन से सेट इक्वल है। तो सबसे पहली बात ए सॉल्यूशन, ये तो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया आपके सामने। तो सबसे पहले मैं इन सबको रोस्टर फॉर्म में ले आता हूं। ए देखो ए तो पहले ही है, ए में कौन है 0, कोई बात नहीं। अब देखते हैं बी, बी इज इक्वल टू क्या रहा है, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, एन से या आई से या आर से, किससे बिलोंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो याद रखना कभी भी अगर आपको, बल्कि इवन इस चैप्टर में नहीं, मैथ्स के किसी भी चैप्टर में, कहीं भी किसी भी क्लास में, अगर कभी किसी एलिमेंट के बारे में ये नहीं कहा कि वो बिलोंग किस सेट को कर रहा है, एन को या आर को या आई को या जेड को या किसी को भी, तो आपको मानना है कि वो ऑल रियल नंबर हो सकता है। तो आपको उसको रियल नंबर मान लेना है, रियल नंबर। तो ये बात अंडरस्टूड होती है, ये होती है हार्ड इन्फॉर्मेशन कि अगर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो सिंपल बात है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर है, मतलब एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट में। ये बात आपको माननी पड़ेगी और हमेशा जिंदगी में याद रखना, मैं तो आपसे कभी पढ़ रहा हूँ, कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर किसी भी एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा तो वो रियल नंबर मानना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे कहीं नहीं कहा ऐसा, सिर्फ इसको छोड़ के ई में कहा है कि इंटीजर है पॉजिटिव, यहाँ पे बात अलग हो गई, लेकिन ऊपर वाले सेट में नहीं कहा। तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो ऑल रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15। तो जब रियल नंबर की बात आ गई ना, तो क्या रहा है 15 से तो ग्रेटर हो और 5 से लेस देन हो। भैया ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया में जो 5 से तो लेस देन होता हो, यहाँ पे हो मतलब, और 15 से बड़ा हो? ऐसा एक्स कोई है क्या जो 15 से तो ग्रेटर हो और 5 से लेस देन हो? कोई नहीं है। तो दिस इज एम्प्टी सेट, ये रहा, ये है एम्प्टी सेट। तो ये कैसा हो गया, एम्प्टी सेट, ठीक होगी बात। चलो एम्प्टी सेट के बाद देखते हैं तीसरा, एक्स है दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो इसके अंदर क्या लिख दूंगा मैं, 5। डी, डी से सोल्व करो जरा एक मिनट के लिए, डी को सोल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25, इससे वैल्यू क्या आएंगी, -5 और +5। तो दोनों ही कंसिडर करनी है क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि एन है या क्या है। तो ऑल रियल नंबर, तो दोनों ही रियल नंबर है, दोनों लेने पड़ेंगे। ये भी हो गया। ई देखते हैं जरा, ई क्या होगा, एक्स एज दैट एक्स एज एन इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो और इस इक्वेशन का रूट हो। तो जरा इसको सोल्व कर लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे तो यहां मिलेगा आपको x माइनस 5 और x प्लस 3। ये मैंने फैक्टर डायरेक्ट कर दिया फिलहाल, डायरेक्ट, ठीक है। इससे वैल्यू क्या आएगी x की 5 और इससे वैल्यू क्या आएगी x की -3। तो जो वैल्यू 5 आई है वो तो बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से, कह रहा है ना पॉजिटिव इंटीजर।
इंटीजर भी हो पॉजिटिव भी हो, लेकिन x इज इक्वल टू जो -3 आया है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है। सॉरी, ये वाला मेरे सेट से बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ई। ये इसे बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ई के अंदर क्या रखना है मेरे को, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो है पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव है ना, तो सिर्फ क्या आएगा इसके अंदर 5। अब मैंने हर एक सेट की रोस्टर फॉर्म निकाल ली। अब आप मेरे को बता दो कि कौन कौन से सेट आपस में इक्वल है, कौन कौन से सेट आपस में इक्वल नहीं है, नहीं है। तो अब हम वन बाय वन एक करके कंपेरिजन करते हैं दूसरे के साथ। तो इसको नोट कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिख देंगे इक्वल सेट कौन कौन से हैं। देखो सभी को चेक करेंगे, हम सभी को चेक करेंगे एक दूसरे के साथ। पहले बात करता हूं ए को। ए को देखो सबके साथ, क्या ए बी के इक्वल है क्या, नहीं। क्या ए सी के इक्वल है क्या, नहीं। क्या ए डी के इक्वल है क्या, नहीं। क्या ए ई के इक्वल है क्या, नहीं, क्योंकि इक्वल होने के लिए पहले के एलिमेंट दूसरे में हो, ठीक है ना, और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में हो। तो ए सेट किसी के भी साथ इक्वल नहीं आ रहा। बी, ये तो हो ही नहीं, ये तो बेचारा वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो बी नॉट इक्वल टू ए। अच्छी बात है, पहले वैसे यहां पे आ भी गई, बी नॉट इक्वल टू ए, बी नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि एम्प्टी सेट से केवल एम्प्टी के साथ इक्वल होगा। ये एम्प्टी है, अगर कोई और इनमें एम्प्टी होगा तो इक्वल मानेंगे, अदरवाइज कोई एम्प्टी यहां पर है ही नहीं बी के अलावा। तो बी किसी और के साथ इक्वल नहीं है। चलो बी का काम भी खत्म, सी को देखते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि सी सिर्फ ई के साथ इक्वल है, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर इक्वल। जितने एलिमेंट सी में है उतने ही सेम एलिमेंट ई में है, तो केवल यही दो सेट मेरे पास इक्वल है। अगर मैं डी को देखूं, ध्यान से देखो, डी भी नहीं आएगा, क्योंकि ई के सारे एलिमेंट डी में तो हैं, लेकिन डी के सारे एलिमेंट ई में नहीं है, तो ये भी यहाँ पे इक्वल सेट नहीं होगा। तो केवल सी इज इक्वल टू ई ही यहाँ पर सेट, केवल एक पेयर ऐसा है जो इक्वल है, सी और ई वाला। इसके अलावा और कोई सेट यहाँ पर इक्वल सेट्स नहीं है। तो इस एग्जांपल्स को आप तुरंत नोट कर लेंगे। देखते हैं अगला और लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट। तो कहता है कि सेट एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। एलॉय में जो लेटर्स हैं उनका सेट। तो एलॉय में कौन कौन है, ए एल एल, दोबारा हम रिपीट करेंगे इसको, ओ एंड वाई। तो एलओए में तो ये लेटर्स हो गए भैया, ए एल ओ वाई। फिर क्या है, सेट वाई, वेर सेट वाई लोयल। तो लोयल में कौन कौन लेटर है, लोयल में एल ओ वाई ए। तो अब आप ये बताओ कि क्या सेट ए और बी, सॉरी एक्स और वाई इक्वल सेट है या नहीं, क्योंकि सभी एलिमेंट एक्स के वाई में है, और उल्टा भी देखना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स वाई के एक्स में है, तो दीज आर इक्वल। क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट वाई में, वाई के सारे एलिमेंट एक्स में, सो इंप्लाइज दैट एक्स एंड वाई आर इक्वल सेट। तो एक्स और वाई यहां पर क्या होंगे, आपस में इक्वल सेट होंगे। चलो अब देखते हैं दूसरा, a इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू एन। ए के अंदर एलिमेंट जो एन है ना, वो इस फॉर्म का है कि बिलोंग तो किससे करेगा, वो जेड से। जेड मतलब इंटीजर, एन किससे बिलोंग करेगा, जेड से, जेड मतलब इंटीजर, और साथ साथ उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये हमने पहले भी किया था 1.1 में। तो किन किन इंटीजर का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होता है, देखो ध्यान से, सिर्फ इन्हीं इंटीजर्स का। ये वो इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर अगर आप करोगे तो 4 आएगा, या 4 से छोटा आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, -1 का 1, -2 का 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 से बड़ा हो गया। इधर -3 का स्क्वायर भी 4 से बड़ा हो गया। तो ये वो इंटीजर्स हैं जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, -2, -1, 0, 1 और 2। तो सेट ए को मैंने ले आया हूं पहले सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में। अब देखते हैं दूसरा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर होगा एक तो, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन का रूट निकाल लेंगे हम। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से डायरेक्ट कर दो क्या, चलो नहीं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, इस बार करके दिखा रहा हूँ बाकायदा। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1 इंटू एक्स + 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x - 1x + 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया इधर से, एक्स -2 माइनस भी कॉमन आ गया, तो x -2। अब इधर से हमने x -2 कॉमन लिया, तो x -1 इक्वल टू 0। इसको भी 0 रखो, इसको भी 0 रखो, तो इससे वैल्यू आ गई 2 और इससे वैल्यू क्या आ गई 1।
तो ये सब काम आपको करके दिखाना भी है, क्वेश्चन में रफ काम नहीं है, करना भी है आपको, कर देना इसको भी। दोनों रियल नंबर है तो दोनों ले लेंगे हम 1 और 2। तो अब मेरे पास दोनों सेट्स की रोस्टर फॉर्म आ गई है। ए तो हो गया -2 -1 0 1 एंड 2, और बी हो गया है 1 एंड 2। अब आप मेरे को बता दो कि क्या दोनों सेट आपस में इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि दोनों सेट्स के इक्वल होने के लिए ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो यहां पर बी के तो सारे एलिमेंट ए में हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो ये आपस में इक्वल सेट नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहां पर हमारा एग्जाम्पल 8 भी क्या कहते हैं, खत्म हो गया है। और इस बात का रीजन आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो, अगर आप तो कुछ लिखो तो सही सर कुछ नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि -2 या -1 या 0 ये तीनों एलिमेंट है, -2 -1 0 बिलोंग्स टू ए, बट these three elements -2 -1 0 does not belongs to B, और जो ए में है वो बी में नहीं है, तो ए और बी इक्वल आपस में नहीं है। इस तरह इसको थोड़ा सा रीजन देकर लिख सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये मेरा एग्जांपल 8 भी कंप्लीट हो गया है, और इस एक्सरसाइज का लगभग इंट्रोडक्शन, जिसे मैंने आपको एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट पढ़ा दिया है, जो हमारे के सिलेबस में है। तो ये सब बातें आप नोट करेंगे। अब मेरे को आपको 3 बातें बतानी है। एक तो जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो, दूसरा 2 मिनट लगेंगी, जो वो 2 टॉपिक है लास्ट के, सिंगलटन सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, वो ही मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं इक्वल सेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं यहाँ से ये सारी बातें नहीं हटाऊंगा, देखो, क्योंकि जो मेरे को समझाना है ना वो यहीं से निकल के आएगा। इतना मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, यही करना बस, ये बहुत। देखो, अब जो मैं आपको बताऊंगा ना, एक तो उसको आप हाईलाइट करके लिखना, हाईलाइटर से हाईलाइट करके। और वो बात आपको, ये मान लो, जब तक आप सेट करोगे, बल्कि अगला चैप्टर भी करोगे ना, तब तक आपको ध्यान रखना है। हमने क्या बताया था कि 2 सेट इक्वल कब होते हैं? 2 सेट इक्वल कब होते हैं? जब दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में हो, सारे एलिमेंट, ए के सारे बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट किस में हो? ए में हो। लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम है, ये बात तो आपको अगले यस सबसेट वाले टॉपिक में बताई जाएगी, क्योंकि अभी आप लोगों को सबसेट का टॉपिक क्लियर नहीं है। मैं आप थोड़ा सा वो कर गया हूँ, क्योंकि पहले सिलेबस में सबसेट पहले पढ़ लेते थे हम लोग, इसी बाद में पढ़ते थे। तो एक्चुअल में ये चीज कंप्लीट हो गई, ये मानो आप। अभी एक जो मैं इंपोर्टेंट बात आपको बताने वाला था वो हम करेंगे, ये वो इंपोर्टेंट बात अब हम करेंगे, वो इंपोर्टेंट बात हम करेंगे 2.3 इंट्रोडक्शन के अंदर। वो इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे 2.3 इंट्रोडक्शन के अंदर, जब मैं आपको सबसेट का कंसेप्ट समझा दूंगा तब। अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको सबसेट नहीं पता। जब तक आपको सबसेट नहीं पता होगा तब तक मैं आपको ये बात नहीं बता पाऊंगा। ये बात हम आपको सबसेट वाले टॉपिक में ही बताएंगे। तो तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं लास्ट 2 टॉपिक। तो ये है वो 2 लास्ट टॉपिक, 1-1 मिनट के हैं, सिंगलटन सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। हालांकि एनसीईआरटी में अब नहीं दिए हुए हैं, लेकिन सेट को पढ़ने के लिए ये दोनों जानने बहुत जरूरी है। तो सिंगलटन सेट नाम से स्पष्ट है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, भले ही वो कुछ भी हो, सिंगलटन सेट। मान लो मैंने लिख दिया तो यस दिस इज सिंगलटन सेट, क्योंकि एक एलिमेंट है। मान लो मैंने ये लिख दिया तो यस दिस इज सिंगलटन सेट, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट है। और तो और अगर मैंने ये लिख दिया, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, तो दिस इज आल्सो ए सिंगलटन सेट, ये भी सिंगलटन सेट है। क्योंकि एम्प्टी सेट या तो ऐसे बनता है खाली 5, या फिर एम्प्टी सेट ऐसे बनता है ओनली ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस तो बनता है। लेकिन अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने ये लिख दिया तो ये अब सिंगलटन सेट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। सेट ये है, एलिमेंट कौन है इसके अंदर? 5। या मैं अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के कुछ समझाना चाहूं आपको, तो हम कह सकते हैं x such that x is an integer, is an integer, x such that x is an integer। और ये जो इंटीजर है ना, वो क्या है? -1 और +1 के बीच। अब बताओ, -1 और +1 के बीच हो और इंटीजर भी हो, तो ऐसा इंटीजर कौन है जो -1 और +1 के बीच हो? 0। तो 0 इज एन सिंगलटन सेट। तो ए सेट containing only one element, a set containing only one element is said to be singleton set। तो जिसके अंदर एक एलिमेंट है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब आपको इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने आपको आपसे थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना। इक्वल सेट ये एक अलग चीज है जो हम पढ़ चुके हैं,
अब बता रहा हूं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट इन्हें बोलते हैं जिनमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। मान लो ए के अंदर लिखा हुआ है ABCD, ए के अंदर क्या लिखा हुआ है ABCD, और बी के अंदर लिखा हुआ है 40 50 60 70। तो एलिमेंट बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर इनके अंदर एलिमेंट्स की संख्या बराबर है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 4, तो इनको बोलेंगे हाँ ये इक्विवेलेंट सेट है। और इक्विवेलेंट सेट को डिनोट करते हैं कैसे, इस सिंबल से ए इक्विवेलेंट बी। तो अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर, इनको कार्डिनल नंबर तो बोलते हैं ना, अगर दो सेट्स के कार्डिनल नंबर इक्वल है, यानी कि दो सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट सेट। जबकि इक्वल सेट के लिए एलिमेंट्स भी सेम ही होने चाहिए इक्वल सेट के लिए। तो ये था इक्विवेलेंट सेट। और यहां से एक बात निकल के आती है क्या, कि अगर मान लो इक्वल सेट को मैंने कहा है ABC, और मान लो मैंने बी को क्या लिख दिया CAB, तो ये दोनों इक्वल तो हैं, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम टू सेम है, एग्जैक्टली सेम है, जो एलिमेंट वहां है वो एलिमेंट यहाँ है। इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होता है। तो हम आगे ना बात, सेट अगर कोई सेट इक्वल तो इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स, जितने भी इक्वल सेट होंगे वो सब इक्विवेलेंट भी होंगे, क्योंकि नंबर तो एलिमेंट तो सेम ही होंगे इनमें। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, लेकिन ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट नेसेसरी, बल्कि नेसेसरी क्या होंगे ही नहीं कभी भी। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। हो सकते हैं किसी स्पेशल केस में, लेकिन हमेशा नहीं होंगे, ऑल नहीं होंगे। तो ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। तो ये मैंने आपको इक्विवेलेंट सेट का कंसेप्ट भी समझा दिया। तो इस वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 1.2 का टोटल इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, और क्या रह गया सिंगलटन सेट और इक्विवेलेंट सेट, सब मैंने आपको बता दिया है। और जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो मैं आपको सबसेट वाले टॉपिक के अंदर बताऊंगा, और ठीक है वो हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में। सॉरी 1.3 के इंट्रोडक्शन में, मैंने यहाँ पे शायद पहले घर बताया था ना, हाँ छोड़ो, 1.3 में हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल आप इसको पढ़ें, जैसा भी आपको फील आया है वैसा मेरे को कमेंट करके बताएं। कोई भी कमी अगर लगी तो कमेंट जरूर करना, अच्छा लगा तो करना, वो लगा तो भी करना। और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल स्टार्ट टू द नेक्स्ट चैप्टर, सॉल्यूशन ऑफ 1.2। बाय।